कहानी की शुरुआत सफेद वर्दी पहने कई लोगों द्वारा जमीन जोतने से हुई। किसी ने पानी ऊपर लाने के लिए चिल्लाया, फिर उन्होंने पुआल रख दिया। कई आदमी पानी की बाल्टियां लेकर कतार में खड़े थे, जबकि एक छोटी चट्टान के किनारे पर एक आदमी ने उन्हें गुलाम कहा और उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। एक भूत ने एक लॉग लिखा जिसे एक आदमी ले जा रहा था। इस आदमी के सिर में वह अपने कंधों पर लगातार पड़ रही कोड़ों और पूरे शरीर पर खून और पसीने को देखकर खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने शिकायत की कि गुलामी का लंबा जीवन असहनीय रूप से कठोर होता है। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने 27 साल की उम्र में चैंपियन का खिताब हासिल कर लिया है और पिछले 2 वर्षों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर का पद बरकरार रखा है। इसके बाद रेफरी ने घोषणा की कि तौलिया फेंक दिया गया है। तब विजेता के पास 23 जीत और 0 हार का अपराजित रिकॉर्ड था। यह शख्स दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए लीग का हैवीवेट चैंपियन है। वह शख्स जिसने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले आखिरी डिफेंस मैच भी बिना एक भी हार के पूरा किया। दक्षिण कोरिया गणराज्य के एथलीट चोई यूसुक विजयी हुए थे और चोई यूसुक इस कहानी का मुख्य पात्र है। जैसे ही वह सेवानिवृत्त हुए, हमारे अच्छे पुराने मित्र ट्रक कून उनसे मिलने आए। और हां, आप लोग जानते हैं कि आगे क्या हुआ। ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वह इस बात से दुखी था कि उसने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए जो पैसा बचाया था वह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए इतनी कड़ी मेहनत की कि उनके जीवन में केवल एक चीज जो उन्हें पता थी वह थी संघर्ष करना। वह एक कुंवारा भी हारा हुआ व्यक्ति है। 30 मिनट बाद वह अभी भी नाटकीय है, लेकिन उसकी मानसिकता बदलने लगी है। वह सोच रहा है कि अब जब वह मर गया है तो उसे प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ेगा और कोई और रक्षा मैच नहीं होगा। और उन्होंने परिवार और दोस्तों के न होने के अच्छे पक्ष को देखा, इसलिए कोई भी उनकी मृत्यु पर दुखी नहीं होगा। जब वह इस सूक्ष्म विमान में था, एक हाथ बाहर निकला। वह एक खूबसूरत देवदूत है और उसने देर से आने के लिए ह्यूनसुक से माफी मांगी। उन्होंने उन्हें एसएसएस श्रेणी का हीरो कहा। उसने अपना परिचय रेचेल के रूप में दिया। वह एक हेडहंटर है जो ऐसे लोगों का पता लगाती है जिनका जीवन पृथ्वी पर समाप्त हो गया है। यूसुक भ्रमित था। वह उसे देखकर शर्मा गया, विशेषकर छाती के क्षेत्र पर। जब रेचेल ने उसका हाथ पकड़ा तो वह लाल हो गया। ह्यूनसुक ने देवदूत से विस्तार से बताने को कहा। रेचेल ने उसे 2 विकल्प दिए। रेचेल को इसी तरह मृत्यु को स्वीकार करना है और एक दयनीय बूढ़े कुंवारे के रूप में अपने अगले जीवन में पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करनी है, और दूसरे को तुरंत एक नायक के रूप में पुनर्जीवित किया जाना है जिसका लक्ष्य उस दुनिया को बचाना है जो उसका इंतजार कर रही है। जिस तरह से रेचेल ने उसे दिखाया वह विकल्प आकर्षक है, क्योंकि यूसुक कई खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ है। यूनसुक ने उत्तर दिया कि उन्हें सोचने के लिए अधिक समय चाहिए, क्योंकि यह अचानक हुआ और स्पष्टीकरण का भी अभाव लगता है। रेचेल ने यह पूछकर उस पर सूक्ष्मता से दबाव डाला कि क्या वह जीवन भर का अवसर छोड़ने को तैयार है। उसने उससे कहा कि यदि वह उसकी बात मानेगा तो उसे धन, सम्मान, सुंदर स्त्रियां और यहां तक कि विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। वह बातें बातें करती रही, लेकिन यूसुक पहले ही जोन से बाहर हो चुका था। उसने विकल्प पर विचार किया, क्योंकि अगर वह हीरो बनेगा तो उसे लड़ना होगा। वह अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और रेचेल मूल रूप से कह रही है कि उसे फिर से लड़ना होगा। उड़ना और शांतिपूर्वक पुनर्जन्म लेना उसके लिए अधिक सुखद मार्ग प्रतीत होता है। जब रेचेल को एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा है कि वह समझ नहीं पा रहा है, तो उसने बढ़ा चढ़ाकर उसका ध्यान आकर्षित किया और इसे ठीक से समझाने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि यदि वह दूसरी दुनिया में नायक बन जाता है तो गांव का मुखिया नंगे पैर उसके पास दौड़ेगा और भोजन शुरू होते ही उसे भोजन परोसेगा और यूसुक को प्यार से देखा जाएगा और वह आसानी से उसकी खोज को हल कर देता है। फिर उसी क्षण गांव का मुखिया नायक से कहेगा कि उसकी बेटी गांव की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती है, इसलिए वह अपनी बेटी उसे दे रहा है। यूसुक ने निर्विकार चेहरा बनाए रखा। रेचेल ने देखा कि वह अभी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसने उसे अपने हेडहंटिंग बोनस के बारे में चिंतित कर दिया। उसने प्लान बी का उपयोग करने का निर्णय लिया। रेचेल ने उसे जो कार्य करने की पेशकश की है वह उसे स्वीकार कर सकती है और वह एक बूढ़े कुंवारे के रूप में अपने जीवन का अंत स्वीकार कर सकती है।
यूसुक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा और फिर उसके मन में एक डरावना विचार आता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह अगले जन्म में एक व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेगा। और उस कथन ने हमारे एमसी के दिमाग में कुछ हलचल पैदा कर दी। जैसे ही वह जाने लगी, उसने उसका पैर पकड़ लिया और उसे बताया कि वह ऐसा करेगा। उसने संकोचपूर्ण व्यवहार किया और उससे कहा कि उसने यह नहीं सुना। हमारे लड़के ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यूसुक चिल्लाया कि वह ऐसा करेगा, हीरो बनेगा, और निस्संदेह इससे रेचेल मुस्कुराने लगी। फिर उसने इसे तुरंत प्राप्त करने का सुझाव दिया। यूनसुक को पता नहीं था कि वह क्या कह रही है। उसके नीचे एक जादुई चक्र दिखाई दिया। उन्होंने पूछा कि क्या वह सचमुच तुरंत ऐसा करने जा रहे हैं। रेचेल ने उससे कहा कि इंतजार करने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन यूनसुक ने बिना किसी तैयारी के वहां भेजे जाने का विरोध किया। लेकिन रेचेल ने जोर देकर कहा कि खूबसूरत दूसरी दुनिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। अद्भुत साहसिक। उसने शिकायत की कि आखिर में जब वह वहां जा ही रहा होता है तो वह इसे कैसे मुश्किल बना देता है। राचेल को एक कॉल आई। उसने इसका उत्तर दिया और बताया कि संभावित नायक संख्या 1,37,421 हयाउन साका ने अभी अभी अपना स्थानांतरण पूरा किया है। इस बीच हयाउन साका तब तक होश खो बैठा जब तक उसने किसी को अपनी आंखें खोलने के लिए कहते हुए नहीं सुना। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह वही ग्राम प्रधान है जिसके बारे में देवदूत ने बात की थी। उन्होंने सोचा कि विकास शुरू से ही कैसे स्पष्ट था। अप्रत्याशित रूप से उसे जगाने के लिए पेट में मुक्का मारा गया। वह नाराज हो गया और आक्रामकता के साथ प्रतिक्रिया करते हुए पूछा कि क्या इस व्यक्ति की मृत्यु की इच्छा है, लेकिन वह तुरंत रुक गया। यह किसी व्यक्ति जैसा नहीं लगता क्योंकि उसने सिर में सींगों वाली जंगली सूअर की खोपड़ी पहन रखी है। यह प्राणी उसके दास छात्रावास में सोने से क्रोधित था। ह्युन साका असमंजस में था कि क्या यह गांव का मुखिया है जिसकी सबसे सुंदर बेटी है, क्योंकि यह प्राणी एक राक्षस की तरह दिखता था जिसे उसे निश्चित रूप से मार देना चाहिए। ह्युन साका ने डरते डरते अपना परिचय एक नायक के रूप में दिया। जीव भ्रमित हो गया। प्राणी उसके पास आया और पूछा कि क्या आजकल के नायक मूर्ख होते हैं। ह्युन साका सोचने लगा कि शायद कुछ गलत हो गया है, लेकिन उसने यह विश्वास करना चुना कि एक खूबसूरत परी उसके साथ ऐसा करेगी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह गाय का सिर ही खोज थी। उसने शांत होने और इसका पता लगाने की कोशिश की। उसने अगली चीज के बारे में सोचा जो एक कोरियाई होने के नाते उसे करनी चाहिए, और वह है कार्य करना। प्राणी ने उससे पूछा कि उसने अभी क्या कहा। आरएमसी ने राक्षस को मरने के लिए कहते हुए लात मारी। उसे इस बात पर गर्व था कि उसकी किक अंदर चली गई, लेकिन प्राणी ने उसका पैर पकड़ लिया और पूछा कि क्या ह्युन साका ने खुद को सिर्फ हीरो कहा है। प्राणी ने व्यक्त किया कि वह अब उस बकवास से कैसे थक गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि वे कमीने कहां से निकलते रहते हैं। ह्युन साका अपने पैर नहीं हिला सका। जीव अपनी मुट्ठी बंद करके उससे कहता है कि अच्छी नींद आने पर वह होश में आ जाएगा, और इस प्राणी ने ह्युन साका को स्वघोषित नायक कहकर चिढ़ाया। भूमिगत जेल में किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाया। गाय के मुखिया के साथ एक और दौर की लड़ाई के लिए कहा। दरवाजा खुला और नाराज भूत आया और पूछा कि आखिर कौन इधर उधर बड़बड़ाता रहता है। असली तलवार देखकर ह्युन साका अचंभित रह गया। भूत ने उससे कहा कि अगर वह दोबारा चिल्लाएगा तो वह उसे पूरे सूप में उबाल देगा। ह्युन साका डर गया और चुप रहने का वादा किया। भूत ने उससे कहा कि वह उस पर नजर रख रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि वह अपना ख्याल रखे। ह्युन साका सलाम करता है और जवाब देता है कि वह समझता है। जब भूत चला गया, ह्युन साका ने इस दूसरी दुनिया की बकवास के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कहां गलत हो गया। अब उसे चिंता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दूसरी बार भी कुंवारा ही मर जाएगा। किसी ने छोटी सी खिड़की से उसे आवाज दी। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने पूछा कि क्या वह नया है। ह्युन साका ने पूछा कि वह व्यक्ति कौन था। उस आदमी ने जवाब दिया कि वह उसका सीनियर है जो हीरो बनने वाला है। उस व्यक्ति ने साझा किया कि वे राक्षस राजा की सेना के किले में हैं जो मनुष्यों को गुलाम बनाता है। ह्युन साका ने खिड़की से झांका और एक कोरियाई को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उसे अपना पुत्र कहा और पूछा कि वे शुरू से ही उस स्थान पर क्यों गिरे। उस व्यक्ति को ह्युन साका द्वारा दिखाया जा रहा सम्मान पसंद आया और उसने उसे चिढ़ाया कि क्या वह वास्तव में जानना चाहता है। फिर उसने जोर से चिल्लाकर पूछा कि क्या स्वघोषित नायक अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि असली हीरो वही है जो उन्हें बचाने आया है।
तो कई लोगों ने जवाब दिया कि वे हीरो हैं। यह कमरा इसाकाई डी लोगों से भरा हुआ था जिनकी शुरुआत दुर्भाग्यपूर्ण रही। ह्युनसाका हैरान है कि आखिर यह है क्या। उस व्यक्ति ने सरलता से उत्तर दिया कि यह वही है जो उसने देखा था। ऐसे सैकड़ों नायक हैं जो दानव राजा की सेना के किले में गिर गए। उन्होंने बताया कि ह्युनसाका जिस लाल गाय के सिर की तलाश कर रहा था वह उस स्थान का प्रमुख रीढ़ रण है, और जिस कैदी गार्ड को उसने पहले देखा था उसका नाम जर्क है। वह अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात है, इसलिए उस व्यक्ति ने ह्युनसाका को सावधान रहने की चेतावनी दी। उस आदमी ने आगे कहा कि उन सभी का इस तरह अंत होने का कारण राहेल नामक दुष्ट राक्षस था। ह्युनसाका के चेहरे पर भ्रम स्पष्ट है। वह आदमी बुदबुदाया कि अगर उस दुष्ट राक्षस ने उन्हें गलत जगह पर न भेजा होता। ह्युनसाका उन्मादी था। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें उस स्थान से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उस आदमी ने उत्तर दिया कि वह इस बारे में निश्चित है। अन्य स्थानों पर पकड़े गए वीरों ने उसे बताया। उनके अनुसार केवल नायकों के लिए एक और शुरुआती क्षेत्र है और अधिकांश नायक शहरों या ग्रामीण गांवों में शुरू करते हैं। उन्होंने समझाया कि नायक आमतौर पर बिना किसी शक्ति के रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी तरह दानव राजा की सेना के ठीक बीच में अपनी यात्रा शुरू नहीं करता है। ह्युनसाका को अंततः एहसास हुआ कि उसके उस नारकीय स्थान पर होने का कारण कोई और नहीं बल्कि वह भयावह देवदूत था। उसे देवदूत का चेहरा याद आया। कुछ दिनों बाद हम दानव राजा सेना की 3री बटालियन के अंतर्गत दूसरा दास दस्ता देखते हैं। मनुष्यों को श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि राक्षस देखते रहे। इंसानों को नारा लगाना होगा, आइए इंसानों को कुचलें, आइए इंसानों को खा जाएं। यूनसोक का शरीर भारी लकड़ी और उसके ऊपर बैठे भूत को उठाने से कांप रहा था। बाद में भूत ने उस दिन का काम खत्म होने का संकेत देते हुए घंटी बजाई। भूत ने उन्हें वापस जाने की सलाह दी। यूनसोक को वापस उसकी कोठरी में बंद कर दिया गया। उन्होंने टिप्पणी की कि जेल वास्तव में कितनी बेहतर है। उसे याद आया कि देवदूत ने उसे विशेष नायकों के विशेषाधिकारों के बारे में बताया था। उन्होंने उस स्थिति में एक लोकप्रिय नारे के बारे में सोचा, जो है स्टेटस विंडो, और वह सामने आया। इससे उनकी औकात का पता चला। हमारे लड़के को अपनी ताकत और क्षमताओं के बारे में थोड़ा पता चला। उन्होंने कुछ जानकारी भी बुदबुदाई। उस आदमी ने सुना और आश्चर्यचकित रह गया कि यूनसोक के पास पहले से ही सहन शक्ति है। उन्होंने यूनसोक ने हां में उत्तर दिया और साझा किया कि उनकी ताकत 28 है। उस व्यक्ति ने यूनसोक की पहले चैंपियन होने की पृष्ठभूमि को याद किया था, लेकिन उसने उनसे अलग होने की उम्मीद नहीं की थी। यह आश्चर्यजनक था कि यूनसोक के पास 30 से अधिक आंकड़े हैं, भले ही वह लेवल 1 पर हो। यूनसोक ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहा कि वह एक गुलाम है। वह व्यक्ति आश्वस्त था कि यदि यह यूनसोक है तो वह निश्चित रूप से भागने में सक्षम होगा और एक वास्तविक नायक बन जाएगा। यूनसोक उस पर विश्वास नहीं करता। उसने सोने का नाटक किया, क्योंकि यूनसोक इस बारे में सोच रहा है कि वह लेवल 1 पर कैसे अटक गया और यह उसके लिए भागने में मददगार नहीं हो सकता है। काफी रात हो चुकी थी। जब वह आदमी अंततः सो गया तो यूनसोक उठा और उसकी स्थिति की जांच की। उन्होंने जांच की कि 2 स्थान हैं जो इस समय आशाजनक प्रतीत होते हैं, मन जो अलौकिक शक्ति प्रदान करता है और अज्ञात नायक बिंदु। यूनसोक को पता था कि उन नकली नायकों को हीरो पॉइंट के बारे में नहीं पता था और किसी ने भी पहले स्थान पर अंक प्राप्त नहीं किए हैं। उसने एक परिचित रोशनी देखी। देवदूत अचानक अपने दूध पिलाते हुए प्रकट हुआ और बहुत देर तक उसका अभिवादन करता रहा। कोई नहीं देखा। इस कुतिया ने थोड़ा मुंह भी बनाया और आरएमसी को चिढ़ाया कि क्या उसे उसकी आवश्यक जानकारी बतानी चाहिए, और यह सब हीरो पॉइंट के बारे में है। उसने उसे बताया कि नायक के जीवन को आसान बनाने के लिए नायक अंक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वह तब तक समझाती रही जब तक हुनसुक ने इस नन्ही रेचेल को अपने हाथों में नहीं पकड़ लिया। वह नाराज लग रहा था और उसने उससे कहा कि उसे नायक अंक या किसी भी चीज की परवाह नहीं है। उस पल में उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वह उसे अच्छी तरह से पीटना है। थोड़ी देर बाद रेचेल को बांध दिया गया और मछली पकड़ने के खंभे में चारे की तरह लटका दिया गया। उसने माफी मांगी और बताया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जादू का चक्र टूट गया है, क्योंकि उसने नाश्ता करते समय थोड़ी सी कॉफी गिरा दी थी। उस दौरान ध्वनिरोधी जादू सक्रिय किया गया था।
तब हुनसुक ने पूछा कि क्या उसे उसका प्रबंधक बनने की सजा मिली है। उसने जवाब दिया कि उसकी भूमिका उसकी निजी परी बनने की है, उसके साथ रहने और तब तक उसकी मदद करने की है जब तक वह राक्षस राजा को हरा न दे। हंसुक ने स्वीकार किया कि उन्हें अब हीरो व्यवसाय की परवाह नहीं है। उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। हुनसुक ने उससे कहा कि उसका इरादा राक्षस राजा को हराने का नहीं है, वैसे भी वह वहां सामान्य जीवन जी सकता था। रेचेल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऐसे कई संभावित नायक हैं जो इस तरह जीने का फैसला करते हैं, लेकिन उनमें एसएस स्तर की क्षमता है। हंसुक ने बताया कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ भी करने के लिए बाध्य है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें कभी नहीं लगा कि यह उनका मिशन है। रेचेल बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन हुनसुक ने कहा कि वह अपने पिछले जीवन की तरह लड़ते हुए नहीं जीना चाहता। रेचेल अचंभित रह गई। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह हमेशा से ऐसा ही था। वह उसे एक बेवकूफ समझती थी जो लड़ाई और महिलाओं के अलावा कुछ नहीं जानता था। फिर इससे उसे अपने कल्याण की चिंता होने लगी। जब उसे आदेश मिला तो उसने व्यक्तिगत परी होने के बारे में शिकायत की। वह सोचती है कि उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह अनुभव करना उचित नहीं है, और इसके अलावा उसे हुनसुक के साथ तब तक रहने के लिए कहा गया जब तक वह राक्षस राजा को मार नहीं देता। लेकिन उन्हें बताया गया कि फैसला अंतिम है। व्यक्तिगत परी निर्दिष्ट योद्धा की अधीनस्थ होती है। किसी को सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए और 6 से गुजरना चाहिए।